बात इनिशियली बोली थी कि लैक्टोज टॉलरेंट हो गए हैं पंजाब में लोग, दैट हैज़ रियली पिक्ड माई इंटरेस्ट। और जो हम इतना बात करते हैं, पंजाबी कुजीन हैज़ ऑलवेज बिन अबाउट रिच फूड विथ लॉट्स ऑफ बटर एंड घी। सो प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें, so how do you think that जो, because everybody has been following this cuisine now, हमारे घर में भी हम सब वही बना रहे हैं, तो how do you think we can work towards making it gentler, या हम इस cuisine को, जैसे अब आप लोगों के भी घर में I'm sure इतना बटर घी हम नहीं खा रहे हैं, we have all become health conscious in that ways, so what do you think is the change? नहीं, पहली बात तो आपको ये बता दूं कि हमारे घर में तो हमारे पिताजी 82 साल के हैं और 250 ग्राम मक्खन रोज़ खाते हैं, और हमने तो कोई कम नहीं किया, ना मक्खन ना घी। दूसरी बात यह है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन होम पंजाबी फूड एंड रेस्टोरेंट पंजाबी फूड, यू नो, एंड आई एम सॉरी आई एम यूजिंग अ बैड वर्ड, बट the restaurant Punjabi food is just bastardized food, you know, it is not the real Punjabi. They will put cashew paste and they'll put oil and they'll put butter and they'll put ghee and they'll put a dollop of cream over. That's what we know about Punjabi food. That's not Punjabi food. Punjabi food has lost its way in Delhi, you know, and यहाँ तो बस, I remember another chef from his hotel, he told me, you know, he resigned and he opened a very big restaurant somewhere, and he invited me and he offered me lobsters and very, you know, dainty kind of food. And after 6 months he was crying, and I said, what happened? He said he opened it in Rajouri Garden. He said, in Delhi your restaurant is only as good as your butter chicken and dal makhani. If you get these two right, you will make money. If you don't get these two right, forget it. तो रेस्टोरेंट फूड का तो कोई, आपका जो सवाल है कि उसको कैसे करें, वो तो कोई चांस ही नहीं है, मतलब इट्स गोइंग टू गेट वर्स। एंड वो अब आजकल जो नए लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, दे आर अ लिटिल मोर हेल्थ कॉन्शियस एंड दे आर नॉट, दे आर स्टेइंग अवे फ्रॉम सच फूड, बट देन देर आर एन इक्वल नंबर ऑफ पीपल हु वांट टू ओपन अ बॉटल ऑफ विस्की एंड ईट दैट सेम फूड एवरी डे। And I remember vegetarianism के बारे में बात हो रही थी, एक छोटा सा anecdote है, because I used to work with Veer Sanghvi once upon a time, and he had once said that if you go to a 5-star hotel and if you order dal, you are only subsidizing the other man's chicken. तो आपको दाल खानी है, घर में खाओ ना। हम तो कभी बाहर जाके वही खाते हैं जो हमारे घर में नहीं बनता, हम बाहर जाके कभी दाल नहीं खाते। To answer your question from a chef's perspective, I think it's not really about how to make it simpler or less robust the food. I think it is about to find the right ingredients and understand that what is the right ingredient, मतलब quality of ingredient. मतलब आप घी खा रहे हैं तो 80% वो आप घी खा ही नहीं रहे हैं, you know, it's an adulterated thing, because अगर आप सीधा simple mathematics लगाएं कि 1 किलो दूध से कितना बटर निकलता है और उस बटर को पिघला के कितना घी निकलता है, आप टेबल पे बैठ के मैथ्स कर पाएंगे कि आपको 800 रुपए का तो 1 किलो घी कॉस्ट पड़ता है, और अगर 400 रुपए या 450 का घी मिल रहा है तो भाई कैसे? सो देर इज लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर, यू नो, वी जस्ट ईट इट, द क्रीम इज नॉट रियल, इट्स आर्टिफिशियल, द घी इज नॉट रियल, इट्स आर्टिफिशियल, द इंग्रेडिएंट्स आर ग्रोन विच आर नॉट सीजनल, हम वो कैल्शियम कार्बाइड से पके हुए सब्जियां खा रहे हैं। गोभी, गाजर, मटर सिर्फ सर्दियों में उगती थी और तभी खाई जाती थी और तभी वो बॉडी को हेल्प करती थी, और अब तो गर्मियों में भी गोभी खाई जा रही है, तो आवर सिस्टम्स खराब ही इसीलिए हुए हैं। सो इट्स नॉट अबाउट द फूड, इट इज अबाउट ईटिंग द राइट फूड एट द राइट सीजन इन द राइट क्वांटिटी एट द राइट टाइम्स। सो आई थिंक दैट इज व्हाट पीपल हैव टू थिंक डीपर rather than changing food. Right. जी। जो सर ने बोला about adulteration and cream नकली and all, the biggest culprit is again butter chicken and dal makhani. Butter chicken, they only use margarine in it. Then nobody is putting butter in butter chicken unless you're eating in some fancy hotel, और आप जितना बटर चिकन ऑर्डर कर दो और आप बड़े मजे से खाते हो दाल मखनी, उसमें मार्जरीन is 70 rupees for half a kilo and butter is 300 rupees. So they don't, you should not, you're just clogging your arteries. I just lost my appetite. And also coming to how much ghee you can make from 1 kilo of milk. I remember when I was a child in Delhi, there were 2 or 3 summer months जब दूध की मिठाइयाँ, खोए की मिठाइयाँ बैन हो जाती थी,
हाँ, और वो भी नारियल की मिठाइयाँ बनाते थे तो हलवाई। अब ऐसा कौन सा, अब पॉपुलेशन मस्ट हैव डबल्ड, बट हैज द कैटल पॉपुलेशन ट्रिपल्ड और क्वाड्रुपल्ड दैट? अब वो होता ही नहीं। कहाँ से इतना दूध आ रहा है? इतना खोया कहाँ से आ रहा है? कहीं से तो आ ही रहा है। हाँ, और पनीर सब नकली है, सब कुछ नकली है, 90%। एग्जैक्टली। खाना है ना, उससे सिर्फ बोलना है और छाड़ना यार, जो होना एक दिन हो ही जाएगा। तो एवरीबडी फाइंड्स रीजन टू ईट इट, तो क्या करें? आई थिंक रोहित अर्लियर सेइंग कि मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो मैं घर में जो खा रहा हूँ वो क्यों खाऊं? बट आपके इसी सवाल का कि मैं पंजाबी नहीं बोलता या नहीं करता, आई हैव लिव्ड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम इन साउथ। वो साउथ इंडियन घर में भी डोसा खाता है, वो रेस्टोरेंट में भी डोसा खाता है, हाँ, और वो इडली भी खाता है। तो वो कई बार कहते थे चलें, मैं तुम लोग पागल हो गए, मतलब घर पे भी यही खाते हो। बट दैट्स, if you look at number of Udupi joints or number of dosa joints in Chennai, in Bangalore, in Kerala, they outnumber any other food joint, which is totally reverse in this part of this country, north. So even I have friends who have Kashmiri restaurants. आ जाओ, मतलब पागल हो, बेबी भी बनाएगी तो आना भी खाऊंगा. So if I have to go out, I will have something different. But the south of India thinks quite differently, and probably their affinity towards their language, their culture, their food shows in their actions also. TVS was the Birla or the Tata of the South. और वो सिर्फ तमिलियन ब्राह्मण्स को ही नौकरी देते थे, तो सरदार तो बहुत दूर की बात थी। तो जब मैंने नौकरी ज्वाइन की, बड़ी लंबी कहानी है, तो समय नहीं है, तो मैं नायाब ही इंसान था वहाँ पे। जैसे ही अभी हैड आवर ऑफिस इन करोल बाग, एंड लंच टाइम में आई वुड गो टू द उडुपी एंड दे वुड गो टू द पंजाबी ढाबा, ऑल ऑफ देम। Oh yes, they do. South of India was very less influenced by any rulers coming down. Aurangzeb was defeated in Aurangabad by Marathas, so he had never went down. Deccan के नीचे आए नहीं, तो इसलिए जो एटलीस्ट साउथ इंडिया का ट्रेडिशनल खाना है, एंड वी एज नॉर्थ इंडियन ओनली नो इडली डोसा, बट साउथ इंडियन हैज मोर डीपर थिंग। क्योंकि हमारे लिए तो, मेरी जो नानी थी ना इनकी, वो कहती थी, हाँ झूठ बोलता है, ऐ कि मैं मद्रासी हो सकता है, इन्ना गोरा चिट्टा है। सो यू नो दैट इज द थिंग अबाउट पंजाबीज, वी हैव कैटेगराइज कि भैया डार्क स्किन ये, और हर कोई मद्रासी है, यू नो, for mostly for North Indian, everybody is a Madrasi, whether you're from Andhra, whether you're from Kerala. हाँ बिल्कुल, वो तो ठीक है, लेकिन जो वो खाना है ना जो साउथ ऑफ इंडिया का, वो दैट इज मोर आयुर्वेदिक, बिकॉज वो वहां से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। जो नॉर्थ पार्ट है, वी ऑल अंडरस्टैंड एवरी इन्फ्लुएंस हैपेंड हियर, बिकॉज वन पार्ट इज हिमालयाज, one part is covered by the sea. The only part left for to come to India was through the northwest frontier. और वहीं से सब कुछ आता रहा, वहीं से सब कुछ चीजें चेंज हुई, वहीं से सब कुछ डिस्टॉर्ट होता गया, क्रिएट होता गया, टूटता गया, बनता गया। तो दैट्स व्हाई इट्स अ पॉट दैट इज टुडे व्हिच इज देयर। बट सांबर इटसेल्फ इज नॉट साउथ इंडियन। अब वो तो अगर कोई साउथ इंडियन होगा तो एक अलग जंग है, उसके लिए तो आप शिप्रा को अलग एक दिन रखना पड़ेगा कि सांबर सांबा जी से आया है या तमिलियन है। Sambar also changes from district to district. Watery, दाल, गोड़, मिर्च, सब कुछ बदल जाता है। Like sambar. Question, Chef. In being from Kashmir, जी ये अमित खन्ना जी के लिए भी है. हाँ। Did Rajma in Kashmir or Jammu Mhm. had any influence of the Punjabi Rajma or vice versa? नहीं, आई थिंक सिर्फ जो इंग्रेडिएंट्स है ना खास कश्मीर के, जैसे राजमा है, उसका टेस्ट सिर्फ इसीलिए इतना ऑसम है क्योंकि वो एक कोल्ड क्लाइमेट की इंग्रेडिएंट है, और नेचर ने उस इंग्रेडिएंट को एक रेजिस्टेंस दी हुई है टू फाइट विद विंटर्स। व्हेन इट ग्रोज इन अ हार्श क्लाइमेट, इट फॉर्म्स स्टार्ची बॉडी अराउंड इट एंड इट बिकम्स वेरी स्टार्ची इन नेचर। और किसी भी दाल को खाने का मजा तभी है जब उसमें वो स्टार्च है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दैट राजमा रियली। बट आई थिंक इफ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ किडनी बीन्स, तो वो आए ही बाहर से। हमारे तो हिंदुस्तान में कितने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर हम बात करें ना, तो हमारे हिंदुस्तान का सडनली हमें लगने लगता है कि हमारा है क्या। यू नो, जो मेथी है, इट केम फ्रॉम ग्रीस, फेनुग्रीक, कोरिएंडर केम फ्रॉम देयर, आलू आया है ना, और आलू एक ऐसी नियामत होती थी उस टाइम, ब्रिटिशर्स के टाइम में। आलू वाज अ थिंग दैट अपना वाजिद अली शाह पुट इट इन द बिरयानी
यू नो टू बिकॉज इट वाज सो एक्सपेंसिव. और आज वही आलू के ऊपर लड़ाई हो जाती है कि मम्मा फिर आलू बनाए, है ना. तो बट आलू तो एक नियामत होती है. ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे के जो कंट्री में आए हैं, वो आई वुड से 90% ऑफ द इंग्रेडिएंट्स आर फ्रॉम द फॉरेन लैंड्स, वेदर इट इज कार्डमम, सैफरन, cumin, everything. हाँ, वो तो मैं भी सबको बोलता हूँ. 15th century, 16th century में जो खाना हमने खाया वो अभी भी हम मेन्यू में देख सकते हैं. हाँ बट एंशियंट जी. जो एक्चुअली में कुशाण पीरियड, गांधार पीरियड, हाँ, या उस पीरियड का खाना क्या हमारे पास रिकॉर्ड्स नहीं है. मैं शेफ रणवीर और शेफ संजीव एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और हमने कुछ चीज़ें कहीं से निकाली थी जो कि पाली लैंग्वेज में लिखी हुई थी. बट वो देन वी ऑल्सो अंडरस्टूड दैट मेनी पीपल डोंट इवन नो पाली लैंग्वेज एंड दे वर विद बोध गया. सो शेफ संजीव ऑफ कोर्स पुट हिज कनेक्ट्स थ्रू एंड ही फाउंड समबडी इन बोध गया, अ प्रीस्ट हु कुड रीड पाली. तो उसने ट्रांसलेट तो कर दिया लेकिन उसका मतलब नहीं पता था. मतलब उसने लिटरल ट्रांसलेशन तो कर दी लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है. तो but we understood that it was quite intriguing, like very scientific, lot of herbs, lot of medicinal value. The food was made as per your cup, with or path. So Ayurvedic influence was food was medicinal in nature, but we don't have those scripts. और मैं तो गुजारिश करता हूँ कि किसी के पास भी अगर है कुछ रेसिपीज तो प्लीज शेयर. हाँ जी. बट उसमें भी ना मैम लॉट ऑफ शेफ्स, बिकॉज आई टेल यू द शेफ्स वर नॉट एजुकेटेड. जो कुक्स थे, खानसामे थे, मतलब मैं जब बड़ा हो रहा था तो मेरे को डराया धमकाया जाता था, बेटे पढ़ ले नहीं तो किसी होटल में जाके खाना पकाएगा और बर्तन मांजेगा. तो मैं तो थोड़ा बहुत पढ़ लिख के भी मैंने यही किया, विच इज ग्रेट. बट ये डराते थे हमें हमारे टाइम में कि पढ़ ले. सो बिकॉज दिस वॉज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ प्रोफेशन विच वॉज नॉट अ प्रोफेशन. कि तुम खाना बनाते हो तो क्या है, यू नो, इट्स नॉट अ प्रोफेशन. So that's why we had people who were not educated. उनके हाथ में हुनर था, खाना सीखते सीखते करते गए, but that's why there were no written scripts of our recipes. People didn't document it down. और जिसने भी डॉक्यूमेंट किया, जैसे कोई रानी साहिबा आज आ गई तो उन्होंने किचन में खाना पकाना है तो पूरा किंगडम उनके पीछे लग गया है, पोएट्स भी घुस गए हैं और फिर पोएट अपनी भाषा में कुछ बता रहे हैं, यू नो, कुछ. और वो जो रिटन स्क्रिप्ट्स वो पोएट्री फॉर्म में हैं, तो ऐसा भी है एक कि वो पर्दा निशी से पर्दा उठा कि कबूतर ने उड़ान भरी. तो पीपल रिफ्लेक्टेड टू कि अरे ऐसी बिरयानी बनाते थे कि उसको दम देते थे और जैसे ही उसका पर्दा उठाते थे कबूतर उड़ के चला जाता था उससे. बट मे बी दैट पोएट वांटेड टू से कि उसकी खुशबू ऐसी थी कि मानो ऐसा लगा कि कबूतर ने उड़ान भरी. बट इट इज हाउ पीपल इंटरप्रेट पोएट्री विद फूड एंड ऑल. सो इसीलिए कहीं रिटन डॉक्यूमेंटेशन नहीं है. बट प्लीज जिसके पास है, वी आर सो हैप्पी टू, यू नो, फाइंड आउट कि क्या बनता था आपके टाइम में, क्या होता था. आई वुड लव. ये पकाने थोड़े मुश्किल है compared to the other. हाँ, मतलब स्टार्ची है, इट्स अ हार्ड ग्रेन. तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है. नहीं देखिए, एक टेस्ट में फर्क है. दूसरा द वे इट इज कुक्ड इन कश्मीर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द वे इट इज इन रेस्ट ऑफ इंडिया एंड पंजाब. अभिजी, I'll ask you one last question जो आप आंसर कर पाएंगे. होपफुली. Is food more resilient than language or is it the other way around? क्योंकि हम भाषा और भोजन की बात कर रहे हैं पर हम भोजन पर ही रह गए हैं, तो आप भाषा के बारे में बताइए. नहीं देखिए, भाषा भी स्पेशली अगेन शेफ राइटली सेड कि especially in the north of this part of the country we had influences of many languages, many civilizations, many armies. अब हम बात कर रहे थे कि गुरुमुखी और या पंजाबी was not even a court language, but it was not court language even in महाराजा रणजीत सिंह टाइम. महाराजा रणजीत सिंह के टाइम में भी उर्दू और पर्शियन ही थी, क्योंकि आपकी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स उर्दू में थे क्योंकि जहांगीर ने करे थे, बट लार्जली पर्शियन था. इवन टुडे इफ यू लुक एट the revenue records of Punjab, even today the terms we use for the land and others are Persian and Urdu. तो आपकी जो इन्फ्लुएंसेस हैं ओवर द पीरियड लैंग्वेज के, उसमें अरबिक आई, उसमें पर्शियन आई, उसमें संस्कृत आई, उसमें ग्रीक आई, उसमें सेंट्रल एशिया के आई, एंड सेम थिंग हैपेंड विद योर फूड. इफ ग्रीक्स केम, एंड आई एम वेरी श्योर मेनी ऑफ देम स्टेड बैक, they would have added to the cuisine of this part.
if Afghanis came, Pathans came, they added to that cuisine. अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कश्मीरी ब्राह्मण is a vociferous meat eater. अब कोई रेस्ट ऑफ कंट्री में कहे कि तुम ब्राह्मण हो, but there would have been reasons to it. Geographical reasons के हिसाब But no onion and interesting. No onion, no garlic, no tomato. But we are, and even if for that matter, chicken is no. Chicken is no. वो गंदा meat है. So it is only lamb. So there would have been reasons to it. While there are reasons to it, but over the centuries, because वो कारवा बनता गया, तो काफिले आते गए, कारवा जो भी है वो तो. So that is what has happened to it, and we have absorbed from जो अच्छा लगा हमने ले लिया. अब देखिए ना, आगे ना चीज आई गया ना. Questions was very dominating because मैं भी आज जब कई बार गुरबानी पढ़ता हूँ तो कुछ लैंग्वेजेस तो कुछ गुरमुखी बड़ी सिंपल है गुरु ग्रंथ साहिब में, बट कितनी बार वो जब फरीदों की बानी आती है मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ बिकॉज आई हैव लर्नड माय पंजाबी ओनली फ्रॉम गुरु ग्रंथ साहिब. If I get a written handwritten Punjabi, I cannot read it, but I will read a printed Punjabi because I've only learnt it from doing part or something. And जैसे एक जाप साहिब है, तो जाप साहिब जो है ना वो आपको उसमें नहीं मिलेंगे गुरु ग्रंथ साहिब में because it was गुरु गोविंद सिंह की बानी, so that is in दशम ग्रंथ, large part of it, and it is so intriguing when you listen to it. It's a morning part. और अगर मतलब कोई थे मेरे ताया जी मुझे कहते थे कि बेटे इसको ना घर में बैठ के आराम से सुनो, इसको ड्राइव करते मत सुनो, because the जाप साहब itself gives you so much energy when you listen to it, because the phrases of Persian are just go like namastanga kale, namastanga name, namastanga jahe, namastanga bae, like that. So it is something that gives you energy, and probably that was for his warriors to sing, those that charged up and go for a war or something. So बहुत ही amazing, मतलब yes जी. हाँ जी, I am going to open the place for your questions. बाजरा जो होता है, बाजरे की रोटी फॉर एग्जांपल, उसको रात को जो बची हुई बाजरे की रोटी होती है, हमारे हिंदुस्तान में कुछ भी वेस्ट नहीं करते, तो उसको जो है बिल्कुल तोड़ के पानी के साथ मिलाकर फर्मेंट किया जाता है, एंड दैट इज ड्रंक एज अ सूप और एज अ ड्रिंक. सो दैट इज सो मीठी राबड़ी बनती है, बट नॉर्मली नमकीन राबड़ी बनती है, but it's राजस्थानी made from the old leftover बाजरे की रोटी with some yogurt and sometimes milk sometimes. But milk का ऐसा भी है ना कि summers में जो है ना milk often digest नहीं हो पाता, इसलिए अगर आप खीर का भी concept देखेंगे तो पंजाब से खीर आती है, राव की खीर जो pure sugarcane juice से बनती है, and that is when the sugarcane is up in the bloom, you take the sugarcane juice and you reduce it down with chawal to make the kheer. हाँ, almost. पर इसको बोलते हैं रोकी खीर. मीठी चावल और रसावल में क्या डिफरेंस है? दैट जो मीठे चावल बनते हैं ना, दैट इज मोर लाइक अ जर्दा पुलाव. तो उसको जो है, एंड दैट्स अ पर्शियन ओरिजिन बेसिकली, जो बसंत पंचमी के टाइम में जो बनते थे हजरदा, तो उसको जो है वो पीला करके बिकॉज टू रिजेंबल द बसंत, एंड इट वाज कुक्ड ऑन अ दम, और वो मीठे बनते थे, और जब उसमें मीट डालते थे उसको मुथंजन नाम हुआ. बट ऑन द अदर हैंड द रसावल इज बेसिकली ऑलमोस्ट लाइक अ गीले चावल, तो वो थोड़े गीले बनते हैं, उनपे ड्राई फ्रूट्स भी पड़ते हैं कई जगह. बट तो लोहड़ी, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दैट लोहड़ी सेलिब्रेशंस, mostly what happens is that food of India, typically Punjab when we say, is always of a food of a reaping season and a sowing season. तो जैसे एक हार्वेस्ट होता है, तो अगर आप पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे पोंगल है या कुछ, क्योंकि जो भी हार्वेस्ट चीज होती है ना वो थोड़ी स्टिकी होती है बनाने में. तो आप जैसे चावल लेते हैं आप, तो इसीलिए जो पोंगल होता है वो एकदम खिचड़ी की तरह होता है, बिकॉज इट्स मेड फ्रॉम द फ्रेश राइस, एंड अदरवाइज आप फ्रेश राइस नहीं बनाते हैं, आप राइस को स्टोर करके रखते हैं, और पुराना चावल जिसमें घुन लग जाता है वो एक्चुअली डिशेस में यूज होता है. So that is why many of the things in those festivals, when it's a harvest season, you take the fresh dal, the fresh sabji, the fresh chawal, and you make something out of it which has to turn like a porridge and liquidy. I will just give you some trivia. अभी सर ने एक गुरु गोविंद सिंह की एक कॉम्पोजिशन के बारे में बात की थी जिससे एनर्जी मिलती है. तो
Guru Nanak used to travel on foot alone. He was the second largest traveled human being on this planet. He traveled for some 34,000 kilometers on foot. Yeah, up to Iraq and everywhere. So every trip was called an Udasi. And in one of his Udasis, he went to Jagannath Puri, and where one of his disciples, Bala, was a Hindu and Mardana was a Muslim. So the priest, and he had very few people know, he met Chaitanya Mahaprabhu there. They had a long discourse. बहुत लोगों को पता नहीं है, तो वहाँ पे उनको मर्दाना को उन्होंने एंट्री मना कर दी कि मुसलमान अंदर नहीं आ सकता इस मंदिर के. सो देन ही वेंट टू, ही सेड देन नन ऑफ अस विल कम इन. तो उन्होंने वहाँ एक आरती अपनी एक बनाई थी व्हेन ही वेंट टू द बीच. और उस आरती के बारे में बहुत रविंद्रनाथ टैगोर ने भी बोला. बलराज साहनी एक एक्टर थे, उन्होंने बोला कि आप तो Balraj Sahni spoke to Rabindranath Tagore in Santiniketan, and he said, you've created a national anthem, why don't you create an anthem for the world? And he said Guru Nanak did it 400 years ago. So then Biju Patnaik also translated it into Odia. But what he said, Satinder Sartaaj एक नाम है जो सब जानते हैं, सतिंदर सरताज. उनका एक आरती करके एक कॉम्पोजिशन है जिसमें उन्होंने बहुत सारी आरतियों को जोड़ दिया. उसमें ये भी है, तो आप YouTube पे उसको खोजिए और अपने घर में लगाइए. एंड समझ, मुझे तो कुछ आता नहीं, शायद आपको भी ना आए, लेकिन एनर्जी आपको पूरी मिलेगी. एंड but that's one part. No, I'm talking of a extended one. And one last thing, I know they're running out of time. The question that you asked, food is more resilient or language? And I very firmly believe that food is much more resilient than language. Hunger is a basic instinct, you know. I mean, we can survive without language, we can't survive without food. So food के बिना तो मर ही जाएंगे ना. But anyway, that's my submission. इसमें एक कॉन्टेक्स्ट ये होगा कि खाना मांगने के लिए जुबान नहीं चाहिए, बट खाना खाने के लिए जुबान चाहिए. So that way I think food is there. So perfect. On that fantastic note, we will end this talk show. But before ending it, I'm going to have some interaction with the audience. So I will invite some people. आप कुछ भी बोलिए, आपका जो भी पंजाब का experience है before the food is laid, and I start my vote of thanks. So first I will invite VP Mathur, who wanted to, actually when he entered and he said मुझे पंजाब के बारे में बोलना है, I said sure you will be speaking about it. So please. Well, almost 35 years with the Indian Air Force, and obviously flying fighters, helicopters. So I spent around half of that time in Chandigarh, Punjab, the various parts of Punjab, Halwara, your Phagwara, Adampur, and then of course Srinagar and Leh. And what I found very common in the defense services and which connected me to Punjab was the Gurdwara. हमारी सब रेजिमेंटल हेडक्वार्टर्स में एक गुरुद्वारा था, और जहाँ संडे के रोज हम पहले तो यंग कैडेट थे तो रगड़ा खाते थे और फ्रंट रोड करते थे, और संडे के रोज गुरुद्वारा में जाके प्रसादा जरूर खाना. with prasada, and even now when I go to Amritsar, so many times we have been. तो जो गोल्डन टेम्पल है उसको मैं 3 बार जाता हूँ, और प्रसादा जो है वो कम से कम 6 से 8 बार खाता हूँ. और वो भी असली घी का, बढ़िया गरम. एक बार तो इतना गरम था वो कि वो माय हैंड वाज बर्निंग, बट छोड़ूंगा नहीं मैं प्रसाद को. So that was the interesting part of Punjab from my side, that prasada in the Gurdwara brought me so close to Punjab. So see, कहाँ से कहाँ डिफेंस सर्विसेज का कनेक्शन बैठा पंजाब के साथ. और फिर ऑफ कोर्स
वो अम्बाला में एक वो ग्रीन ढाबा था, तो सब लोग कहते थे यार ग्रीन ढाबा तू गया नहीं गया, वो तंदूरी चिकन खाया कि नहीं खाया, और उस पर लस्सी जरूर पीजियो। तो तंदूरी चिकन तो लस्सी की गल तो तुसी कीती नहीं लस्सी, और फिर वो मक्की दी रोटी ते सरसों दा साग, और ओदे नाल एक बड़ा केक ऑफ बटर, वो तो डालना ही डालना है ना। उसके बाद लस्सी। So that is how, from these specialized considerations as conducted by the chefs with all their fantastic knowledge, I am merely narrating a simple user and how I got influenced by the Punjabis, and and in the evening all my Punjabi friends who were the majority, उनके यहाँ तो वो है ना सरदारों में कि भी ग्रैंडफादर भी आर्मी में थे, तो फादर भी आर्मी में ही थे, तो बेटा भी आर्मी में और ग्रैंडसन भी आर्मी में जाएगा, तो मैं भी वहीं पहुँच गया। तो आई वाज उनके बीच में बैठा, और शाम को क्या होता था कि वो टप्पे एंड जुगनी and all those tapas were being sung. So the music in Punjab is not separate from खाना, क्योंकि जहाँ खाना वहाँ बजाना और वहाँ फिर भंगड़ा। And now with the Lair Mehndi and all these क्या नाम उसका वो है जी, मीका the Lair Mehndi, Mika, and now that Arijit fellow, तो ये और वो तो सारी वो pop music ले आए। So music, so like they say that Punjab is not Punjab, it's a celebration, it's a mix of colors. And it's a spread of colors. अब कलर्स में आप देखिए, कलर्स की गल करो, पंजाब के कलर तो बहुत बड़ी चीज है सर। फुलकारी, ये कलरफुल जूतियां होते हैं सर, और पगड़ियां एंड शॉल्स एंड शिप्रा is putting on. So with that, I can keep speaking for next half an hour, but then Shipra will be pulling my ears, so I am. Thank you so much. That was a lovely experience. Anybody else who would like to share their experience of Punjab? It's going to be a very short history class, because without understanding Punjab's geography, we can't understand the geography of India, or even for that matter, the history of Sikhism. So first we need to understand that Punjab was having boundaries even in the 1st century with Iran, and it went up till, which was the Gandhar era, then the Kushan era came, and then all the Magads and Takshilas came, and the final was where the empire started, the Sikh empire started, which was the Maharaja Ranjit Singh's Sikh empire. But before the Sikh empire came in, there was a tiff between two people who massacred the so-called, and please, I want to apologize if I am hurting anybody's sentiments, but this is the geopolitics we are starting. The main form of Sikhism which we today see starts with the 6th Guru, but the structure was given due to the martyrhood of Guru Tegh Bahadur Singh and then Guru Gobind Singh Ji. And the reason was Kashmiri Pandits. We are still in that zone where it's still a question mark. History is repeating itself with every time with Kashmiri Pandits, whether it is modern or the ancient times. So before handing over the mic to Chandni Mathur,
and she can start with the discussion. I would like to start with Amit Raina, who understands the Kashmiri Pandit and Sikhism over here, and he'll let us know what the geopolitics had happened during that time which led to such a thing. Thank you very much. And then everybody can give their opinions. नमस्कार। देखिए, पहले तो मैं बड़ी आपत्ति लेता हूँ कि जब कोई कहता है कि सिख गुरुओं की बात करी जाए, क्योंकि वो सिख गुरु नहीं, वो सबके गुरु हैं हमारे, और पूरे हिंदुस्तान के गुरु हैं। और उनकी if we are today the religion I follow in is because largely these gurus sacrificed their lives, sacrificed their families उस धर्म की रक्षा करने के लिए जिसमें मैं आज हूँ। और नौवे गुरु की जब बात करते हैं गुरु तेग बहादुर जी की, तो उस समय औरंगजेब का जो अत्याचार था वो इट वाज नॉट ओनली लिमिटेड टू कश्मीर. The forced conversions were happening across India, especially in the areas which were dominated by Mughals, and probably, as history says, he had the largest Mughal empire. And there was across country there was a hue and cry कि how do we counter this. और उसके बाद कश्मीरी पंडितों के साथ भी यही अत्याचार हो रहा था. There was forced conversions which was happening. In the entire Islamic rule of 800 years of Kashmir, I think probably the only breather they had was during one of the kings called Zainaluddin, who was then called Badshah, the big one, and he gave some respite and he got Pandits back to the valley, or he did not force conversion. उसके बाद फिर अगर कहीं हिंदुओं को राहत मिली या नॉन मुस्लिम्स को राहत मिली, तो वो फिर खालसा फौज जब आई, सिख फौज जब आई कश्मीर में, द सिख आर्मी ऑफ महाराज रणजीत सिंह. बट इन द इंटरिम when there was enough persecution happening, so there was a sect of a group of Kashmiri Pandits, and as the story goes, says that he had a dream. He was on his way to Amarnath, and he had a dream, and he was told to go and meet Guru Maharaj at Anandpur Sahib. And then they come to Anandpur Sahib and discuss their concern with him. And कमाल वहाँ पे जब गुरु से ये बात हो रही थी, तो सबसे कमाल की बात उसमें वो निकलती है कि एक 9 साल का बच्चा अपने पिता को कहता है कि इस देश में आपसे बड़ा कौन है जो उसके लिए शहादत दे सकता है. सो आई थिंक जो डिविनिटी थी वो उसी 9 साल के बच्चे में वहीं दिख जाती थी, वो गुरु गोविंद सिंह में. एंड देन वी नो हिज हिस्ट्री एंड हाउ द एंटायर फैमिली वाज sacrificed. In fact, I was telling one of the interesting anecdotes. मैं ये बता रहा था इनको कि माता गुजरी गुरु गोविंद सिंह को गोविंद नहीं बुलाती थी, क्योंकि उनके ससुर का नाम भी गोविंद ही था, गुरु हरगोविंद थे, तो वो उनको कान्हा बुलाती थी. और that is how the creation of Khalsa that happened against the Turks, as the Mughals were called, the Turks, and it was for the protection of individual liberty and individual's right to pursue his faith. And I think the biggest sacrifice in the history of mankind, one can definitely say it was Guru Tegh Bahadur. Something, sir? But my roots are in Kashmir. I'm from a place which is so beautiful, and yet जब लोग उसके बारे में सुनते हैं ना, तो the eyes start rolling. I'm from a place called Baramulla, but Baramulla is huge and very very beautiful. And I think जो कश्मीर की एक जो बात थी, जो मैं शायद अब समझ पाता हूँ, और बचपन में हम सब एक गांव में जब खेलते थे ना, तो ये समझ ही नहीं आता था कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है. एंड वाज ग्रोइंग अप इन अ विलेज फॉर इनिशियल 4 years of my life. I was a complete village boy. I have a beautiful, interesting story of, my father was in army and how he came out and took us first time out of Kashmir. But जो मेरे पहले 4 या 5 साल हैं, when I was growing up, I had little bit of
sores in my head, so my dadi had actually trimmed my hair off. और कश्मीर में ना बच्चे वो फिरन पहन के वो नाक भी बह रहे हैं उससे साफ कर रहे हैं, तो आई यूज्ड टू लुक लाइक मतलब लाइक अ मुस्लिम बॉय, छोटा सा, क्योंकि मेरे बाल कटे हुए हैं, मैं फिरन पहन रखा है और मैं ना अपनी मदर की गोद में चिपक के सो रहा हूँ। और जितने लोग आते थे वही कहते थे देखो जी कितना बड़प्पन, कितना प्यार है, देखो एक मुस्लिम बच्चे को भी अपना समझ के करते हैं। बट दैट वाज माय ग्रोइंग अप इन कश्मीर एंड आई हैव हैड मील्स फ्रॉम यू नो पीपल अराउंड मी, चाहे वो मुस्लिम्स थे, उन्हीं के उससे खाना खाना। तो आई थिंक दैट इज व्हाई आई बिकेम अ शेफ प्रोबेबली, बिकॉज आई थिंक आई लव फूड। एंड मेरे को एक चीज हमेशा ये समझ आई है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। और अगर आज मैं यहाँ आया हूँ ना, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि शिप्रा ने बुलाया है, आई थिंक वो इसलिए क्योंकि यहाँ मैं जो खाऊंगा ना उस पर मेरा नाम लिखा था, तो मुझे आना ही आना था। एंड आई थिंक दैट इज वाई पीपल ट्रैवल एंड दैट इज वाई यू आर हियर डीप इनटू हिस्टोरिकल एविडेंसेस एंड समथिंग, बिकॉज अब खाने की खोज करनी है तो रेसिपीज थी नहीं, शेफ्स एजुकेटेड थे नहीं, सो नोबडी हैज डॉक्यूमेंटेड डाउन द रेसिपीज। जो रेसिपीज मिल रही हैं वो किसी कहानियों में, नाटक में, किसी रानी साहिबा ने कुछ लिख दिया है, किसी पोएट ने लिख दिया है किसी बारे में, बट देयर आर नो रिटन रेसिपीज विद इंग्रेडिएंट्स, और अगर कहीं हैं तो वैसी भाषा में है जिसको कि हम डिकोड ही नहीं कर पाते। सो दैट्स व्हाई जो आज हमारे हिंदुस्तान का खाना है, वो खाना शायद हजारों साल पहले कैसा था हम किसी को नहीं पता, शेफ्स को तो बिल्कुल भी नहीं पता। वी आर जस्ट यूजिंग आवर बेस्ट जजमेंट टू से कि ऐसा होता होगा। तो मेरा हर यंगस्टर्स से यही बात होती है कि जो धरोहर है ना अभी की हमारे पास, वो संभाल लो, कहीं ये गुम ना हो जाए। एंड दैट्स व्हाई यू नो आई टेल यंगस्टर्स कि आपकी दादी नानी कोई जिंदा हैं तो यू नो यू आर ब्लेस्ड, उनसे प्लीज आप वो अचार की रेसिपीज, वो कचौड़ी की रेसिपीज वो अभी रख लो, क्योंकि और 10 साल बाद वो भी नहीं मिलेंगी। सो but that is and the history has always been very amazing. I go to do many Punjabi food festivals, और जब कोई लोग एकदम पंजाबी खाने की बात करते हैं ना, तो मेरा सबसे पहला उनका ये होता है कि मेरे को नहीं लगता कि there is something called as Punjabi cuisine, because there's cuisines of Malwa, there's cuisines of Jalandhar, there's cuisines of Amritsar, you know. Punjab was never a cuisine of a states. You have cuisines of riyasats of Punjab. और अगर हम पार्टीशन के पहले एक यू नो लाहौर अगर नर्व सेंटर था, तो क्या अब वो खाना पाकिस्तानी हो गया, यू नो। तो इट इज फूड इज मैजिकल व्हेन यू एक्चुअली लुक एट इट, हाउ इट बाइंड्स पीपल। बट आई एम हैप्पी टू डिस्कस हिस्ट्री। मेरे को शायद आधी कच्ची नॉलेज होगी हिस्ट्री में, आई एम श्योर, बट टुडे आई एम हियर टू एक्चुअली लर्न एंड दैट विल बी अ ग्रेट इनसाइट। बट आई वाज इंट्रिग्ड बाय यू नो द स्टोरी ऑफ गुरु तेग बहादुर जी। बिल्कुल, मैं एक बार जब कथा सुन रहा था ना, तो ये भी हुआ था कि यू नो हर बंदा अपने आप को गुरु बोलने लग गया था। आफ्टर द 8th गुरु, द 9th गुरु हैड टू बी फाउंड एंड और मैजिकली हुआ क्या था कि गुरु तेग बहादुर जी कहीं एक गुफा में बैठ के तप कर रहे थे और सब गुरु बन के बैठे हुए थे, चाहे लोभ में चाहे कुछ में। तो एक सेलर था, उसका नाम था लुभाया राम। तो लुभाया राम की ना जो बोट थी वो एक मझधार में फंस गई थी और बहुत सारा स्टॉर्म था, और उसने ना हाथ जोड़ के अरदास की और उसने कहा गुरु मेरा ये पार लगा दो, मैं ना 100 सोने की मोहरें टेकूंगा। एंड मैजिकली द स्टॉर्म स्टॉप्ड एंड हिज शिप केम टू द शोर। ही गॉट डाउन एंड जब ही सेड कि ओके अब मैं माना हुआ है कि गुरु को दूंगा, लेकिन अब मैं गुरु कहाँ से खोजूं, क्योंकि यहाँ तो सब गुरु बन के बैठे हुए हैं। तो ही स्टार्टेड अ ट्रेक। ही सेड मैं सबको ना एक एक सोने की मोहर टेकता जाऊंगा जो अपने आप को गुरु बोलते हैं। तो जिसको भी टेकी सबने उसको आशीर्वाद दिया, थैंक यू दिया, बट ही वाज हार्ट ब्रोकन कि भाई मैं गुरु कहाँ से खोजूं, बिकॉज दिस इज नॉट इट। देन समबडी टोल्ड हिम कि एक गुफा है, वहां पे कोई एक ना तपस्या कर रहे हैं, आप एक बार लास्ट वहां ट्राई मार लो। And how the story describes that, you know, there's a small opening and there is a small light burning and there is a, you know, lot of energy, and ये बंदा जाता है और उनको भी एक सोने की मोहर टेकते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो मुड़ के दुखी मन से बाहर आने लगता है और सडनली a gust of wind comes which removes the shawl from Guru Tegh Bahadur's shoulders and he had a big ghav here and he looks back and Guru Tegh Bahadur says कि you know पूरा शोल्डर छिल गया तुम्हारा जहाज यहाँ तक लाने में, 100 मोहरों का कह के एक मोहर दे के जा रहे हो, बहुत गलत बात है। But then he realized and he said that please don't tell because the world outside is like that. But the person ran out saying Guru Labore, Guru Labore.
and that has become one of the nice kirtans also in Punjabi. So that was the story that always stuck with me on how Guru Tegh Bahadur was actually discovered, and then he became the 9th Guru. Thank you, Shefbali. You have already started the conversation I prepared with you. So thank you so much. Rohit, do you want to add to that? So, what Raina Saab said about Guru Tegh Bahadur, I remember every year a group of Kashmiri Pandits used to they used to walk on foot all the way from Srinagar to Gurudwara Seesganj Sahib. In fact, there was a chief election commissioner called Mr. Shankdar. He used to lead them. अब खैर वो खत्म हो गया, बंद हो गया. बट जो सबसे अच्छी बात इन्होंने कही कि गुरु तेग बहादुर या कोई भी गुरु जो थे वो सिखों के गुरु नहीं थे, वो सबके गुरु थे. सिख तो थे ही नहीं. सिख तो टेक्निकली गुरु गोविंद सिंह ने बनाए. तो ब्रांडिंग देम एज सिख गुरुज इज लाइक बीइंग अनफेयर टू देम. दे वर गुरुज ऑफ एवरीवन. हैविंग सेड दैट, I trace my ancestry to a place called Campbellpur, which was named after General Campbell, who was the commissioner or whatever it was of that province, and it was the last post in undivided Punjab. After that, the northwest Khyber Pakhtunkhwa इलाका used to start. अब उसका नाम बदल दिया पाकिस्तान ने, उसका नाम अटक हो गया. ATTOC के अटक खुर्द. वहाँ पे एक गुरुद्वारा भी है, गुरुद्वारा पंजा, 60 माइल्स फ्रॉम पेशावर, और वहाँ एक गुरुद्वारा है पंजा साहब जिसमें मेरे दादाजी प्रेसिडेंट भी रहे हैं. तो हम जो बात यहाँ पे कर रहे थे, जो हमारे को टॉपिक था, इट वाज अनडिवाइडेड पंजाब. इट इज़ नॉट ऑफ पंजाब, इट इज़ अनडिवाइडेड पंजाब. एंड even though it feels very good to talk about Sikhism, Punjab is not just a state of Sikhs. And in fact, undivided Punjab, the largest population was Muslim. It was 51%. Then followed by Hindus 30% and Sikhs were 14%. So we associate Punjab with Sikhs, which is actually a little flawed. So Punjab is a state of everyone. Punjab is a state where the Mahabharata happened, where there are so many episodes of the Ramayana. Lahore, रामचंद्र जी के बेटे लव के नाम पे लाहौर शहर बसा था. तो वी हैव टू लुक एट पंजाब एज अ वेरी सेक्युलर स्टेट. इट इज़ नॉट a province dominated by Sikhs or synonymous with Sikhs. तो ये थोड़ा बहुत मैं बोलना चाहता था. बाकी अनडिवाइडेड पंजाब में जो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ अंग्रेज़ों के साथ, उस वक्त पंजाब का जो बॉर्डर था, it was 3.7 lakh square kilometers. It was one of the biggest provinces of this country, and its borders were from the Khyber Pass to Delhi. Delhi was a part of Punjab. आपको शायद पता नहीं होगा, दिल्ली पंजाब का हिस्सा था, हरियाणा पंजाब का हिस्सा था, हिमाचल पंजाब का हिस्सा था, और सिंध से लेके तिब्बत के बॉर्डर तक पंजाब था. अब तो खैर it is truncated, and in fact when the partition happened, India never got partitioned. Only 2 states got partitioned, Punjab and Bengal. And we share a lot of similarities also. But I think more than the Bengalis, Punjab lost, because we lost their entire heritage. Punjab was Lahore. Punjab was not this side. But anyway, we have to accept what happened, and we'll talk more about it as we progress. Very linguist, जिंदगी भर उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ा till the last breath of his life. And he is the person who separated 3 states from the so-called Punjab. पंजाब से हरियाणा हुआ, पंजाब से दिल्ली हुआ, and पंजाब से हिमाचल हुआ. Today, if you are seeing Chandigarh, the land acquisition officer was my grandfather, Pandit Paramanand Sharma. Every single सेक्टर वॉज गिवन. एक कॉन्ट्रैक्टर आके उनको बोला कि पंडित जी आप ना 1 एकड़ ज़मीन ले लो, तुसी ले ही लो. बोलते किन्ने पैसे जी? बोलते 2 रुपया एकड़. माई ग्रैंड फादर सेड आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ मनी. आप सर ओबरॉय से है, सिविल लाइंस का ओबरॉयज का लैंड was आज भी उनका तहसीलदार का जो सिग्नेचर है उसमें पंडित परमानंद शर्मा का सिग्नेचर. We had a sponsor from APIS
Apis honey is a popular brand of 100% pure, natural and organic honey in India, known for sourcing from Himalayan flora without added sugar or artificial preservatives. It is certified for food safety, offers a rich flavor, and is used for immunity, energy, and in various culinary applications. Key features of Apis honey are purity and quality, source, health benefits, product variants. So the director of Apis is not here, so a big thanks to him. Another person who sponsored us today is Vanshi Gupta, who is a young entrepreneur, youngest in fact, the founder of Shrom India, with an MBA in finance and marketing. Vanshi turned her vision into reality by creating a brand that blends sustainability with spirituality. Inspired by environmental concerns and personal experiences, she developed eco-friendly incense products made from recycled temple flowers. Her work reflects a deep commitment to mindful living, wellness, and preserving traditions in a modern, responsible way. I would request Chef Richa Jory to please come and Senior Suffer is designed for 50 plus aged people who wants to explore the world comfortably. They offer easy-paced group tours where travel feels relaxed and not tiring. From hotels to meals, everything is taken care of for a stress-free experience. A dedicated tour manager stays with the group for support and guidance and is all about enjoying travel with comfort, care, and good company. So I invite Monica. One second. I extend my heartfelt gratitude to our distinguished speakers. Your insightful thoughts, valuable perspectives, and enriching discussion have truly made this session meaningful and memorable. Thank you for sharing your time, knowledge, and experience with us. My sincere thanks to our moderator, Chandni Mathur, for taking the conversation, taking the conversation so thoughtfully and keeping the discussion lively and engaging. My sincere thanks to all the guests for taking out time to support and motivate us to go further. I thank all the sponsors, my organizing team, my food partner, Claypot Kitchens, Chef Anjali Gupta and Chef Sanjay for being a part of our event. Once again, thank you everyone who contributed to make this event a wonderful experience. Have a pleasant evening ahead. So she wants to ask something. So जब तक खाना तैयार हो रहा है, आप please we'll have another 5 minutes of. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आप जो एनेक्डोट्स बहुत अच्छे दे रहे थे, मतलब मुझे बहुत अच्छे लगे. अनफॉर्चुनेटली मुझे हम लोग भी पंजाबी, तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं. हमारी जनरेशन से ही पहले पंजाबी चली गई. हम लोग घर में भी नहीं बोलते, बच्चे तो दूर की बात है, वो तो हिंदी भी नहीं बोलते हैं. बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पर चलेगा. आपने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जो गुरुओं की लाइफ से. आई एम तो वेरी इंस्पायर्ड. आई जस्ट वांटेड टू नो मैं उनको कहाँ पढ़ सकती हूँ. Okay, so I used to write poetry and stuff like that, but Patna की बात हुई. A lot of girls from Patna Women's College, which is supposed to be a fancy college in Bihar, they used to come to me for internship, and they were all postgraduate students. And one day one girl asked me, sir, सिख लोगों में जब कोई मर जाता है तो आप लोग उनको दफनाते हो? And I was shocked, and I said, यार, you're a postgraduate student. Are you an Indian? I mean, who am I? Am I a Persian or a Saudi Arabian or a Christian? I mean, of course we cremate them. We are the same as you are. That was a trigger, and I started writing on Sikh history a lot.
तो और आई राइट इन अ डिफरेंट स्टाइल, आप बोर नहीं होगे पढ़ के। नहीं तो- मुझे आई एम श्योर ऐसा नहीं होगा, बिकॉज आई एम वेरी क्यूरियस। आई मीन आज से 3-4 साल पहले आई डिड एन एक्सटेंसिव ट्रिप ऑफ पंजाब जस्ट टू लर्न अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, बट मुझे मतलब ऑब्वियसली विद माई लिमिटेड नॉलेज एंड रिसोर्स इतना पता नहीं चला, बट आपकी बातें सुन के मुझे पता चला कि हाँ बहुत कुछ है अभी जो रह गया है बाकी। नहीं And you know, एक्चुअली it's मुझे triggering. आई वाजंट वेरी क्लियर अबाउट व्हाट टू स्पीक हियर। मुझे नहीं पता था कि सिख हिस्ट्री और सिख रिलीजन पे इतनी बातें होंगी। गुरु नानक सिखिज्म एंड गुरु गोविंद सिंह सिखिज्म आर डायमेट्रिकली ऑपोजिट। I won't even know that. Yeah, That's why. I- I mean, I'm interested to explore this because मैंने गुरु नानक जी का जो है बहुत सारे उनके फुट स्टेप्स बड़ी जगह ट्रेस किए हैं, पटना में भी, पंजाब में बहुत जगह किए हैं, बट आपके नहीं, मैं आपको जो बात सुन बोल रहा हूँ एक बात खत्म करता हूँ, सब लोग रेस्टलेस हो रहे हैं। लास्ट बात, सिखिज्म जो गुरु ग्रंथ साहब है ना, इट इज सेट टू म्यूजिक, इट इज अ राग बेस्ड के- रिलीजन। जी ये मुझे मालूम है। हर चीज गाई जा सकती है। और जब गुरु नानक के दिमाग में कुछ आता था ना, तो बोलते थे मर्दानिया रबाब छेड़ बानी आई है। सो एवरीथिंग इज सेट टू म्यूजिक, दैट इज व्हाई इट कॉट ऑन। देयर इज नो अदर रीजन, ही वाजंट एनीथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर भक्ति मूवमेंट सेंट्स, दे वर ऑल इक्वली गुड। Just one last, I forgot, that's my mistake. I also want to felicitate Chef Anjali and Chef Sanjay, who have taken care of our food today. And Chef Parvinder, I would like you to present the gift to them.